हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमृत शुक्ला। जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था जिसको सूर्यातप कहते हैं, इंसोलेशन। आज इस नए टॉपिक में हमें पढ़ना है पृथ्वी का उष्मा बजट। लेकिन उससे पहले टॉपिक है जिसको समझे बिना उसको नहीं समझा जा सकता है, और वो टॉपिक है आपका उष्मा रूपांतरण की विधियाँ। यानी कि उष्मा जाती कैसे है किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, किसी एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसकी ये विधियां हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, इनसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो पहली विधि है विकिरण, दूसरा है चालन, तीसरा है संवहन या विवहन, और चौथा है संघनन की गुप्त उष्मा। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद हम पृथ्वी का उष्मा बजट भी समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला है वो है विकिरण। और विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन क्या होता है? देखिए, रेडिएशन विकिरण जो है वो किसी एक पदार्थ से तरंगों के माध्यम से निकलता है। ठीक है, यानी कि तरंग के माध्यम से निकलता है, और इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये तरंग के रूप में संचरित होता है। दूसरा है, पहला तो ये तरंग के रूप में संचरित होता है, दूसरा है इसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे द्रव, गैस, ठोस या निर्वात, जहां पर कुछ भी ना हो वहां भी ये संचरित हो सकती है। ठीक है, कैसे? सूर्य से जो विकिरण के फॉर्म में ही उष्मा तो प्राप्त होती है पृथ्वी को। ठीक है, तो इसीलिए कोई किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये वैक्यूम से होकर के भी गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि तरंग के रूप में संचरित होती हैं। दूसरा ये है किसी संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है विकिरण ठंडे एवं गर्म दोनों पदार्थों से होता है। ठंडी एवं गर्म दोनों पदार्थों से होता है। ठीक है, इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है, ताप बढ़ने पर विकिरण बढ़ जाता है। विकिरण बढ़ जाता है, परंतु इसके तरंगों का तरंगदैर्ध्य छोटा हो जाता है। इसके तरंगों का तरंगदैर्ध्य छोटा हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर विकिरण बढ़ जाता है, लेकिन जो उसके तरंग होते हैं उनका तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है। तरंगदैर्ध्य सिंपली से आप समझ लीजिए, जैसे ये तरंग के माध्यम से मान लीजिए कोई चीज आगे बढ़ रही है, तो ये जो दूरी होती है यही तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, यही तरंगदैर्ध्य होता है। बहुत ही सामान्य सी बात है, इसको आपने फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा।
जब आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में रहे होंगे तो आपने उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो विकिरण के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा कि तरंग के रूप में संचरित होता है। इसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण ठंडे एवं गर्म दोनों पदार्थों से होता है। और उसके बाद में हमने समझा कि ताप के बढ़ने पर विकिरण बढ़ जाता है, परंतु उसके तरंग का तरंग दैर्ध्य छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चालन की। किसकी बात करेंगे? चालन की। इसको आप लिखा कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए। दूसरा है आपका चालन। ठीक है, चालन में क्या होता है? अणुओं के द्वारा क्या है, ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो इसमें जो ऊर्जा संचरित होती है वो अणुओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अणुओं के द्वारा। और यह केवल ठोस पदार्थों में संचरित होती है। यह केवल ठोस पदार्थों में संचरित होती है। सबसे पहली बात कि ये अणुओं के द्वारा, यानी कि एक अणु से दूसरे अणु में इसकी ऊष्मा का जो है स्थानांतरण होता है। और यह ठोस पदार्थों में संचरित होती है, या यूं कहें कि द्रव एवं गैस में इसका संचरण नहीं हो सकता है। द्रव एवं गैस में इसका संचरण नहीं हो सकता है। ठीक है, द्रव एवं गैस में इसका संचरण नहीं हो सकता है, तो इसे चालन कहते हैं। अब बात करते हैं संवहन एवं अभिवहन की। ठीक है, संवहन एवं अभिवहन। संवहन से तो आप परिचित होंगे क्योंकि कई बार इसका जिक्र हमने किया है। ठीक है, तो संवहन और अभिवहन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात संवहन और अभिवहन में ये होती है कि इसमें जो संचरण है वो द्रव एवं गैस के अणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, पहली बात द्रव एवं गैस के अणुओं के द्वारा इसमें संचरण होता है। ठीक है, संवहन में ऊष्मा लंबवत संचरित होती है। ये मैं इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना लें। ठीक है, और मेहनत तो करना पड़ेगा गुरु, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसको आप लिखते रहिए, लगे रहिए तो हो जाएगा। अगर छोड़ जाएंगे ना कि अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे नहीं एक बार में समझ में आया, 2 बार में देख लीजिए, 3 बार में देख लीजिए, कौन सा पैसा लग रहा है। ये जो शिक्षा का व्यापार करने वाले लोग हैं तो वीडियो बेचते हैं केवल 3 बार देखने के लिए, पैसा भी आप पेमेंट कर दिए, केवल 3 बार देख सकते हैं। यहाँ तो सब कुछ फ्री है, 10 बार देख लीजिए, 20 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जितने मर्जी उतनी बार देख लीजिए, लेकिन लगे रहिए ना तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत जरूरी है। अब ये संवहन में ऊष्मा जो है लंबवत संचरित होती है, द्रव एवं गैस के अणुओं द्वारा इसका संचरण होता है। अब ये संवहन क्या भला है, मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। ठीक है, तो जब ये गर्म होता है, जब ये सरफेस गर्म होता है तो इस सरफेस पर अगर वायु है, एयर है, तो क्या होता है, एयर गर्म होकर के ऊपर उठता है। क्या होता है, गर्म होकर के ऊपर उठता है और फिर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, या
इस तरीके से उठता है और फिर नीचे बैठ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? संवहन धाराएं कहते हैं, या संवहन, इस प्रक्रिया को ही संवहन कहते हैं। तो जब कोई ईयर इसके जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसकी गर्मी के कारण ऊपर उठती है, तो वो क्या करती है? अपने साथ उष्मा लेकर के ऊपर उठती है। तो क्या करती है? उष्मा के स्थानांतरण और रूपांतरण का काम ही तो करती है ना। तो ये उष्मा लेकर के ऊपर उठती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा कि संवहन में उष्मा लंबवत संचरित होती है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ऊपर की ओर जाती है। ठीक। अब अभिवहन में क्या होता है? अभिवहन में ऊर्जा का, उष्मा का संचरण क्षैतिज होता है। अभिवहन में उष्मा का संचरण, अभिवहन में उष्मा का संचरण क्षैतिज होता है। ठीक है। अभिवहन का मतलब होता है कोई क्षैतिज दिशा में बहे। ठीक है। तो अभिवहन में क्या होता है? क्षैतिज होता है, और संवहन में क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है। तो ये अंतर है अभिवहन और संवहन में। अब बात कर लेते हैं संघनन की गुप्त उष्मा की। तो संघनन की गुप्त उष्मा का मतलब क्या है, इसको पहले समझना होगा कि संघनन क्या है। संघनन आप आगे पढ़ेंगे जब हम बादल पढ़ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। धरातल पर जो द्रव है उस पर जब उष्मा पड़ती है, यानी कि जब वो गर्म होता है तो वाष्पित होता है, वही वाष्प ऊपर जाकर के संघनित होता है। तो जब द्रव उष्मा के वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है? एक एनर्जी अपने पास क्या करता है? लेके जाता है। ठीक है। जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसमें क्या होता है? एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होता है, उसको लेकर के वो ऊपर क्या होता है? जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये मार्कर सही नहीं काम कर रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इस पर मान लीजिए ये द्रव है। ठीक है। ये द्रव है। तो जब ये गर्म होगा तो क्या होगा? ये भाप बनकर क्या होगा? ऊपर उठेगा। ये भाप बनकर ऊपर उठेगा और ऊपर जाकर ये क्या होगा? संघनित होगा। और जब संघनित होगा उसके बाद में क्या होता है? वर्षा के रूप में फिर से नीचे आता है। ठीक है। ये वर्षा के रूप में फिर से क्या होता है? वापस लौट आता है। यहाँ इसका वाष्पन होता है और यहाँ पर इसका संघनन, यहाँ पर इसका संघनन होता है। ठीक है। तो वाष्पन के समय क्या होता है कि ये ऊर्जा को अपने पास क्या करता है? ये वाटर वेपर जो है यहाँ पर जो ऊपर जाता है, ये ऊर्जा को अपने पास एकत्रित करके रखता है, और जब संघनित होता है तो यहां पर ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है। तो संघनन के दौरान क्या होता है कि वो वाटर वेपर जो एनर्जी लेकर के, यानी कि जो वाष्पित होकर के आया है, एनर्जी लेकर के आया है, जब संघनित होता है तो क्या करता है? वो ऊर्जा को मुक्त करता है, और संघनन के दौरान मुक्त की गई ऊर्जा को ही संघनन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है। तो जब संघनन के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो उष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उष्मा एक ऊर्जा है, उसको क्या कहते हैं? संघनन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है। तो जब आपने समझा कि जब वाटर वेपर एनर्जी लेकर के ऊपर गया, संघनित हुआ, जब संघनित हुआ तो उसने क्या किया? उष्मीय ऊर्जा को मुक्त किया, और वही उष्मीय ऊर्जा आपके संघनन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो ये भी एक संचरण का एक विधि है, क्योंकि आपके इस द्रव के तल का जो एनर्जी है वो कहाँ गया? ऊपर आसमान में, जहां पर बादल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये संचरण ही तो हो रहा है, रूपांतरण ही तो हो रहा है। तो ये 4 रूपांतरण की विधियां हैं, उष्मा रूपांतरण की विधियां हैं, जिसको आपने समझ लिया। पहला था विकिरण। विकिरण में आपने ये समझा कि विकिरण में क्या होता है कि जो उष्मा है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है।
चालन में आपने समझा कि ये ठोस में होता है, अणुओं के द्वारा इसमें ऊर्जा आगे बढ़ती है। आपने संवहन या आव्यूहन में समझा कि द्रव एवं गैस के अणु जब गर्म होकर के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊष्मा का संचरण करते हैं तो उसको संवहन या आव्यूहन कहा जाता है। और संघनन की गुप्त ऊष्मा तो भी आपने सुन ही लिया। तो यह है ऊष्मा संचरण की विधियां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का बजट क्या होता है। इस क्लास में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। अगर इसमें करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और इससे आपको दिक्कत होगी। देखो कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि जल्दी से जल्दी आप सिलेबस खत्म करवा दीजिए, सब कुछ एक पढ़ा दीजिए, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा। जानते ही इंसान की जो समझने की शक्ति जानते कितनी देर तक काम करती है। एक बार में 55 मिनट से ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके काम का नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद आपका दिमाग थक जाता है, वो काम सही से नहीं करता है कोई भी क्लास। इसीलिए आपने देखा कि सरकारी मानक क्या होता है, 45 मिनट 40 मिनट की क्लास बनाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लास और कम बनाई जाती है। इसका रीजन है क्योंकि आपका दिमाग भी थकता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम एकाएक सब कर लेंगे। अरे गुरु आपको लगता है कि आप कर लेंगे, आप हो सकता है क्लास देख लें 5 घंटे की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। आपका दिमाग 1 घंटे के बाद ढंग से काम नहीं करता है, उसको आराम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लंबी क्लास की कोई मतलब नहीं होती। आप आधे घंटे 25 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की क्लास अगर देखते हैं और उतना समझ लेते हैं, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इससे सवाल बनेंगे जो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर विचार कीजिए, सोचिए, इसका अच्छा नोट्स बनाइए, इस पर सवाल क्या बन सकते हैं उसको पूछिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, जिसका जवाब हम देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मा का बजट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।